Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will continue the same topic, that is NCERT exercise of unit number 2 of grade 12. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। आज इस वीडियो में मैं आपको उसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर पहला जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो है आपका 5% सॉल्यूशन दे रखा है केन शुगर का, ठीक है। और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है 271 केल्विन, यानी कि आपको दिया हुआ है TF, ठीक। अब स्टूडेंट हमें एक और सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और वो है 5% ग्लूकोज इन वाटर, जिसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। यानी कि हमें जो TF दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दे रखा है हमें केन शुगर के लिए और हमें निकालना है TF ग्लूकोज के लिए, ठीक है। और सॉल्यूशन हमारा दोनों ही, चाहे वो केन शुगर का सॉल्यूशन है चाहे ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, वो वाटर के अंदर बना हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट हमारा वाटर है दोनों ही केसेस में। और जो प्योर वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स केल्विन में दे रखा है, यानी हमें T0F की वैल्यू दे रखी है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पर हमें उन्होंने एक क्लू दिया है और वो क्लू क्या है कि अगर सॉल्वेंट सेम होगा तो KF की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जो हमें केन शुगर से रिलेटेड डाटा दिए गए हैं उससे हम क्या निकाल लेंगे KF, और उसकी वैल्यू हम सेकंड केस में पुट करेंगे जो ग्लूकोज का है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देख लेते हैं स्टूडेंट्स केन शुगर का, और इसके अंदर हम अपने फॉर्मूला लगा रहे हैं T0F माइनस TF इज इक्वल टू KF इंटू A अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय B का फॉर्मूला लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स T0F की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है और वो है 273.15, ठीक है। TF की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है 271, KF हमको निकालना है। 5% सॉल्यूशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, यानी 95 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्वेंट का मास हो गया, ये सॉल्यूट का मास हो गया, और ये मोलर मास हो गया केन शुगर का, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम निकाल लेंगे KF, ठीक। अब यही फार्मूला स्टूडेंट्स हम ग्लूकोज के लिए अप्लाई करेंगे, यानी केस नंबर 2 लेंगे और वहाँ भी हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो ये T0F की वैल्यू आ गई, TF हमको कैलकुलेट करना है, KF हमने यहाँ से जो भी निकाला था उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। क्योंकि ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी स्टूडेंट 5% दिया हुआ है, इसका मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज हो गया एंड 95 ग्राम हमारा सॉल्वेंट हो गया। ग्लूकोज का मोलर मास 180 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम TF निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, और जो TF की वैल्यू है वो भी किस में आएगी, केल्विन के अंदर आएगी, क्योंकि हमें जो T0F की वैल्यू दी हुई है वो भी किस में दे रखी है, केल्विन में। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था, 2 स्टेप प्रोसेस था। दो सॉल्यूशंस की बात हुई, एक केन शुगर की और एक ग्लूकोज की। केन शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें दे दिया गया है और ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना था, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स की दो एलिमेंट्स हैं, एक है A और एक है B, ठीक है। और दोनों ये जो है कंपाउंड्स A और B जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं और उन कंपाउंड्स का फॉर्मूला है AB2 एंड AB4। और जब इन कंपाउंड्स को हम डिज़ोल्व करते हैं 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में, यानी ये हमारा सॉल्वेंट आ गया और सॉल्वेंट का मास यानी B कितना दे दिया है 20 ग्राम। तो 1 ग्राम AB2 जो है यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट नंबर 1, ठीक है। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये वैल्यू उन्होंने हमें किसकी दे दी है, डेल्टा DF की दे दी। अब वो कह रहे हैं कि जब AB4 का 1 ग्राम लेते हैं और उसको हम 20 ग्राम बेंजीन में ही डिज़ोल्व करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन जो है वो 1.3 केल्विन का होता है,
ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि KF जो है वो बेंजीन के लिए 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो कैलकुलेट, ये क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स हमें, एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट जिसमें हम एटॉमिक मास निकालें। एक्चुअली इसमें स्टेप नंबर 1 में हम मॉलिक्यूलर वेट्स निकालेंगे। पहले हम एक का निकालेंगे, से हमने AB2 का निकाल लिया, और फिर हम किसका निकालेंगे, AB4 का निकालेंगे। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम यूज़ में लेंगे वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ इन्होंने मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की बात करी है और दूसरा ये लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स पहले हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, MaB2 के लिए, यानी कि इस कंपाउंड के लिए, और दूसरी बार इसी फॉर्मूले को स्टूडेंट्स हम AB4 के लिए अप्लाई करेंगे, यानी MaB4। यानी पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे AB2 का, फिर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे AB4 का, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करा, हमें मॉलिक्यूलर वेट इसमें निकालना है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट एक बार हमें निकालेंगे AB2 के लिए और एक बार हम निकालेंगे AB4 के लिए, वैल्यूज़ पुट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बताइए स्टूडेंट्स ए की वैल्यू कितनी है। अगर मैं AB2 की बात करूँ तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम है। ठीक है, तो ये हमने 1 ग्राम पुट कर दिया है यहाँ पे। बी की वैल्यू कितनी है, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये 20 ग्राम आ गया। लोअरिंग डिप्रेशन पॉइंट में कितनी कमी आई है, कितना डिप्रेशन हुआ है, वो 2.3 है, तो वो ये आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, सारी वैल्यूज़ पुट करके हमने ये मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है AB2 का। इसी तरीके से MaB4 के लिए जब हमने वैल्यूज़ पुट करी तो हमने उसका भी मोलर मास निकाल लिया, क्योंकि यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स हमें दे रखा है 1.3, तो हमने यहाँ 1.3 लिख दिया। 20 ग्राम वही हमारे पास में बेंजीन है, और उसके बाद में हमारे पास में स्टूडेंट्स 5.1 ग्राम जो है, 1 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है। इस तरह से हमने MaB2 निकाल लिया, फिर हमने MaB4 निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने करा मोलर मास ऑफ AB2 अगर हमें निकालना है तो स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे। माना A का एटॉमिक वेट कितना है, A और B का एटॉमिक वेट कितना है, स्मॉल b है, तो A + 2B = हमें ये दिया गया है। इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स कैपिटल A का एटॉमिक वेट जो है वो स्मॉल a और कैपिटल B का B है, स्मॉल b है, तो हम इन दोनों का टोटल करेंगे। इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा AB4 का मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स, इसको तो दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और 2 में से हमने 1 को माइनस करा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इसमें A से A कट जाएगा और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, B की। यानी B यानी कि कैपिटल B का जो एटॉमिक वेट है वो स्मॉल b के बराबर होगा, और वो कितना आ गया हमारा 42.64 आ गया। ठीक है, अब इस B की वैल्यू स्टूडेंट्स या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A की, और वो हमारा आ जाएगा 25.59 AMU के बराबर। तो इस तरह से कैपिटल A का एटॉमिक मास ये मिल गया और कैपिटल B का एटॉमिक मास हमको ये मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेप में हमने दोनों जो हमारे सॉल्यूट्स थे उनका हमने मोलर मास निकाला। पहले हमने AB2 का निकाला, फिर हमने AB4 का निकाला, और फिर उससे हमने एटॉमिक वेट्स निकाल लिए दोनों के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें वॉल्यूम दे दिया गया है स्टूडेंट सॉल्यूशन का 1 लीटर, और ग्लूकोज एज अ सॉल्वेंट दिया गया है जिसके 36 ग्राम प्रोवाइडेड हैं। इन दिस सॉल्यूशन हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। इस सॉल्यूशन का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई दे दिया गया है। इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 1.52, ये दूसरी सिचुएशन आ गई है स्टूडेंट्स जिसमें हमें सॉल्यूशन का नया ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर क्या रहता है, सेम। देन व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन
ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और यहाँ पे दो सिचुएशंस की बात करी गई है। पहली सिचुएशन में सॉल्यूट ग्लूकोज है जिसके 36 ग्राम है जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिवाइडेड है। दूसरी सिचुएशन और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन एंड इन सेकेंड सिचुएशन वो कह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया है 4.98 से चेंज होकर के 1.52 बार हो गया है, लेकिन टेम्परेचर सेम है। तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी जो अननोन सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली यहाँ पर हमें ग्लूकोज जो पहला सॉल्यूशन है वो ग्लूकोज का है जिसकी हमने कंसंट्रेशन C1 मान ली है, और जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हमने C2 मान ली है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक टू इक्वेशन स्टूडेंट्स। फॉर फर्स्ट कंडीशन हमने बनाई π1 इज इक्वल टू C1RT एंड फॉर सेकेंड कंडीशन हमने बनाई π2 इज इक्वल टू C2RT। इस तरह से हमने दोनों ही कंडीशंस में स्टूडेंट्स R कांस्टेंट है और T भी, टेम्परेचर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट हो गए। तो RT से RT क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और नाउ वी हैव ए इक्वेशन π1 अपॉन π2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है स्टूडेंट्स, C1 हम निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। C1 इज़ द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इट इज़ मोलैरिटी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन V। ग्लूकोज का मास कितना दे रखा है 36, ग्लूकोज का मोलर मास 180, ग्लूकोज का सॉल्यूशन जो है 1 लीटर है यानी 1000 मिलीलीटर है, और इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, C1 निकाल लेंगे। ठीक है, और ये हमारा आ गया 36/180। ठीक, π1 हमें दे रखा है 4.98, π2 हमें दे रखा है 1.52, C1 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है डिवाइडेड बाय C2। तो हमने इन्हीं इक्वेशंस में हमने वैल्यूज़ पुट करी तो हमारा C2 निकल जाएगा स्टूडेंट। C2 भी मोलैरिटी है क्योंकि C1 मोलैरिटी में दिया है तो C2 भी मोलैरिटी में होगा, और इस तरह से C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.061 मोलर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ये कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बताओ इन द फॉलोइंग पेयर्स। आपको दो पेयर दिए हुए हैं, उन दोनों पेयर्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा ये बताना है। एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन स्टूडेंट्स, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, फर्स्ट केस के अंदर हम देखें तो दोनों के दोनों नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, हाइड्रोकार्बन। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुकी थी कि अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा तो ऐसी स्थिति में वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। और स्टूडेंट्स हमें पता है नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, वान डर वाल फोर्स। और वान डर वाल फोर्स को स्टूडेंट्स हम लंदन या डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। सेम I2 एंड CCl4 के केस में होगा स्टूडेंट्स, I2 एंड CCl4 ये भी दोनों के दोनों कैसे होंगे, नॉन पोलर। ये भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है। I2 तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और दोनों ही एटम इसके सेम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये तो हमारा नॉन पोलर होगा ही। CCl4 में स्टूडेंट्स हमारी क्या कंडीशन लिख रही है कि सराउंडिंग एटम सेम है, और जब हम इसके लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो आएंगे। अगर लोन पेयर ज़ीरो हैं और सराउंडिंग एटम सेम है तो ऐसी स्थिति में वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, सिमेट्रिकल। और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर। और अगर नॉन पोलर होगा तो उसमें कौन से फोर्स लगेंगे, वान डर वाल फोर्स। स्टूडेंट्स देखने में ये न्यूमेरिकल हमें बिल्कुल आसान लग रहे हैं, तो सॉरी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहा है, बट इसमें काफ़ी कंसेप्ट्स लग रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसको हमें अप्लाई करना है। NaClO4 एंड वाटर। स्टूडेंट्स NaClO4 तो आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली आयन देगा, एंड वाटर कैसा है, पोलर। तो पोलर में कौन सा फोर्स मिलता है, डाइपोल डाइपोल। हमें पता है स्टूडेंट्स अगर नॉन पोलर है तो उनमें जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, वान डर वाल। और अगर पोलर है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल। तो यहाँ NaClO4 Na प्लस आयन देगा एंड ClO4 माइनस देगा, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये दो आयन देगा। ठीक है, और वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है तो डाइपोल हो जाएगा। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइपोल। तो इसका तो हो गया आयन,
NaClO4 का तो क्या हो जाएगा आयन, और वाटर क्या हो जाएगा डाइपोल। दोनों के बीच में फोर्सेस लगेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, मीथेनॉल एंड एसीटोन। देखो स्टूडेंट्स, मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, और दूसरा इन्होंने हमें क्या दे रखा है एसीटोन, तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मॉलिक्यूल तो आपका ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया पोलर, और यहाँ पे भी कार्बन कंपैरेटिवली पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया पोलर। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं डाइपोल डाइपोल। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा लगेगा, हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, CH3CN एंड एसीटोन। अगेन एसीटोन का फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स यही हो गया हमारा, ये वाला एसीटोन का फॉर्मूला हो गया, और इसके अंदर हमने क्या डिज़ोल्व करा है एसीटोनाइट्राइल यानी कि CH3CN। अगेन कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया पोलर, और एसीटोन भी कैसा हो गया पोलर। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगेन कौन सा फोर्स लग जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो अब हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी में अरेंज करना है इन एन ऑक्टेन, यानी हमारा सॉल्वेंट जो है वो कौन है एन ऑक्टेन, और एन ऑक्टेन स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन है यानी नॉन पोलर है, यानी हमारा सॉल्वेंट जो है वो कैसा है नॉन पोलर है। ठीक, और उसमें हम अलग अलग तरह के सॉल्यूट डालेंगे, तो हमें ये देखना है कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ में कौन सा फिनोमिना लगाना है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक वाला, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी कि इस केस में नॉन पोलर डिज़ोल्व्स नॉन पोलर। जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा वो इसमें ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, जो मॉलिक्यूल पोलर होगा वो लेस डिज़ोल्व होगा, जो जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना ही कम डिज़ोल्व होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इसी का ही है कि हमें जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3OH एंड CH3CN, इसमें हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल आयनिक है। जो नॉन पोलर होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जो पोलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जो आयनिक होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो देखिए स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यानी अगेन ये हाइड्रोकार्बन से बना है, यानी कि ये कैसा हो गया नॉन पोलर, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी साइक्लोहेक्सेन की होगी। KCl कैसा कंपाउंड होता है आयनिक, जितने भी फॉर्मूले हमारे इनऑर्गेनिक के होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं। CH3OH ये आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि यहाँ H नेगेटिव और O कैसा हो सॉरी O नेगेटिव और H कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। CH3CN यहाँ N नेगेटिव हो जाएगा, C पॉजिटिव, यानी ये भी कैसा होगा पोलर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व कौन होगा साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अब CH3OH भी पोलर है स्टूडेंट्स, CH3OH भी कैसा है पोलर है, और CH3 दूसरा क्या दे रखा है CN, ये भी पोलर है। दोनों में से ज़्यादा पोलर कौन होगा, ये ज़्यादा पोलर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी N से ज़्यादा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो ये लेस पोलर हो जाएगा। तो जो लेस पोलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि CH3CN, उससे ज़्यादा पोलर हो गया CH3OH, और KCl तो आयनिक ही हो गया कंपाउंड। तो ऐसी स्थिति में सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी KCl की। एक बात स्टूडेंट्स वापस बता दूं, वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड एज इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें हम सबसे ज़्यादा वैल्यू को सबसे बाद में लिखते हैं और सबसे कम वैल्यू को सबसे कम यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी की तरह है। अमंगस द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर, कैटेगरी दी है इन्होंने स्टूडेंट्स, कौन तो इनसॉल्युबल होगा, कौन पार्शियली सॉल्युबल होगा, और कौन हाईली सॉल्युबल होगा इन वाटर, वाटर के अंदर।
वाटर कैसा होता है स्टूडेंट्स? पोलर होता है, यानी जिसकी पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा, यानी जो हमने क्वेश्चन नंबर 24 करा है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहला केस आता है फिनॉल। तो स्टूडेंट्स फिनॉल का फॉर्मूला ये है, इस फिनॉल के अंदर पोलर है मॉलिक्यूल ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ O नेगेटिव और H प्लस दिख रहा है हमें, लेकिन बेंजीन रिंग 6 कार्बन से बनी हुई है, यानी नॉन पोलर एंड बड़ा है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, यानी ये कैसा हो जाएगा? पार्शियली सॉल्युबल। नेक्स्ट आता है टोलुइन। स्टूडेंट्स इनके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। टोलुइन का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट्स, ये अगेन हाइड्रोकार्बन हो गया, अगेन ये कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया, यानी ये इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी इनसॉल्युबल हो जाएगा। किसमें? वाटर के अंदर। नेक्स्ट आता है फॉर्मिक एसिड। स्टूडेंट्स एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, यानी कि ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया। फॉर्मिक एसिड तो हाईली सॉल्युबल हो जाएगा ये, और ये वाटर के साथ क्या बना लेगा? H बॉन्ड भी बना सकता है। अगेन इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है CH2OH CH2OH। तो ये वाटर के साथ क्या बना सकता है? वो H बॉन्ड बना सकता है, इस तरीके से H बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। जो भी वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेगा वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल भी डिज़ोल्व हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है स्टूडेंट CHCl3। ये पोलर है, लेस पोलर है, तो ये यहाँ पे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, जो आंसर इनसॉल्युबल दिया उसकी जगह पर इसका आंसर होना चाहिए लेस सॉल्युबल, क्योंकि ये पोलर है, हालांकि वो लेस पोलर है, तो थोड़ी सॉल्युबिलिटी होगी इसकी। नेक्स्ट आता है पेंटेनॉल। स्टूडेंट्स पेंटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है कि देयर आर 5 कार्बन्स in a chain and one OH group. Obviously it is polar, but the non-polar end is also very large, that's why it is partially soluble, क्योंकि non-polar end इसका कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 26 पर। इफ़ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज़ दिस, हमें डेंसिटी दी गई है, इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन पर kg ऑफ वाटर। वाटर का वेट दे दिया है 1 kg। कैलकुलेट द मोलैलिटी, हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी। स्टूडेंट्स मैं तो आपको हमेशा यही करती हूँ कि हमें जो भी न्यूमेरिकल करना है थ्रू फार्मूला करना है, ताकि किसी भी तरह की गलती ना रहे और हम उसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकें। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल टू A अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय B। A इज़ द मास, यहाँ मास आपको सोडियम प्लस का दिया गया, दैट इज़ 92, अपॉन इसका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 23। तो इसका सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 इंटू 1000 अपॉन पर kg ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट का वेट। B कौन है? सॉल्वेंट का वेट, और यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया है, यानी 1000 ग्राम दे रखा है आपको। तो 92/23 ये कट जाएगा, और इस तरह से मोलैलिटी को सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसकी मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? 4m आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। इफ़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज़ दिस, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया गया है स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी, यानी आपको इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। देखो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली 11th से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में बता देती हूँ कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ KSP, और इस केस के अंदर CuS जब डिसोसिएट होगा तो इस तरह से डिसोसिएट होगा, यानी कि CuS गिव्स कॉपर +2 एंड S-2 आयंस। दोनों की आगे कोई बैलेंसिंग नंबर नहीं है, इसलिए इसको भी हम S से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी कंसनट्रेशन को भी हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो KSP हमारा जो है वो S² के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी S है और ये भी S है। तो सॉल्युबिलिटी S कौन है? सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू √ KSP आ गया। KSP की वैल्यू आपको ये देगी है, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगी इसकी कंसनट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें मास परसेंटेज निकालना है एस्पिरिन का। एस्पिरिन सॉल्यूट है हमारा इन एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल कौन हो गया? सॉल्वेंट हो गया। जबकि आपको एस्पिरिन अगेन 6.5 ग्राम वेट किसका दे रखा है? हमें एस्पिरिन का दे रखा है, यानी सॉल्यूट का दे रखा है, डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ दिस, जो हमारा सॉल्वेंट है। यानी स्टूडेंट्स हमें सॉल्वेंट का वेट दे दिया है, सॉल्यूट का वेट दे दिया है, हमें मास परसेंट निकालना है। इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन इज इक्वल टू मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन मास ऑफ एस्पिरिन प्लस मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल एंड इनटू 100। So we put all the values and then we can calculate the mass percentage of acetonitrile. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
Nandrolone, similar to morphine, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of nandrolone generally given is 1.5 mg. Calculate the mass of 1.5 into 10 to the power minus 3 m aqueous solution required for above doses. स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन की खासियत है कि ये बिल्कुल ही नए तरह के सॉल्यूट और नए तरह के सॉल्वेंट्स के नाम देते हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन टफ लगने लग जाता है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन के अंदर नैंड्रोफिन जो है ना स्टूडेंट्स, वो सॉल्यूट है हमारा, ठीक है, और इसकी मोलैलिटी हमें दी हुई है। दिस इज़ द मोलैलिटी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये मोलैलिटी आपको दी हुई है, तो आपको इसके लिए क्या निकालना है, मास निकालना है। मोलैलिटी दी हुई है, मास निकालना है, सिंपल। तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करा मोलैलिटी का। ये आपको मोलैलिटी दे दी है, स्मॉल m की वैल्यू, a हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट जब हम इसका निकालेंगे तो वो 311 आ जाएगा, 1000 अपॉन, अभी मोलैलिटी का मतलब सॉल्वेंट आपको 1 kg दिया हुआ है। मोलैलिटी की डेफिनेशन में है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने कितना ले लिया, 1000 ले लिया, ठीक है। मोलैलिटी का मतलब ही सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम है, और इस तरह से हमने 0.467 ग्राम निकाल लिया। ये हमारे पास में किसका वेट आया है स्टूडेंट, सॉल्यूट का, जो सॉल्यूट कौन है, नैंड्रोफिन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट का वेट प्लस किसका वेट आएगा, सॉल्यूट का वेट। सॉल्यूट का वेट अभी हमने निकाला कितना है, 0.467 ग्राम है, और सॉल्वेंट अभी हमने देखा था 1000 है, दोनों को हमने ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अभी यदि स्टूडेंट्स हमारे पास में 467, देखो मैंने ग्राम को मिलीग्राम में बदल दिया है, यानी इंटू 1000 कर दिया, तो 467 मिलीग्राम हो गया। तो इतना सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो क्वेश्चन में 1.5 मिलीग्राम के लिए पूछा है, तो 1.5 मिलीग्राम में कितना होगा, तो 1000.467 अपॉन 467 इंटू 1.5 ग्राम। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये मोलैलिटी का न्यूमेरिकल था, और सेकेंड स्टेप में ये सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m, कैपिटल M यानी मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, इन मीथेनॉल। मीथेनॉल कौन हो गया स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्वेंट हो गया, और बेंजोइक एसिड हमारा कौन हो गया, सॉल्यूट। बस यही टफ था स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में। चूँकि यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है तो ऑब्वियसली हम फार्मूला भी किसका लगाएंगे, मोलैरिटी का लगाएंगे। आपको 0.15 वैल्यू दे दी है मोलैरिटी की। उसके बाद में ए हमें निकालना है, बेंजोइक एसिड का मास अमाउंट निकालनी है। बेंजोइक एसिड का मोलर मास हम निकालेंगे, 122 आएगा। आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो 122 आएगा, 1000 अपॉन, ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना दे दिया, 250 ml, तो 250 ml आ गया। ऑब्वियसली ए की यूनिट किस में आ जाएगी, ग्राम में। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 वैसे तो आपके इस साल डिलीटेड सिलेबस में है, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है, बट यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम उस आधार पर भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको बता ही देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई टफ नहीं है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजेज इन द एक्सप्लेन वाई। वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF जो है वो सबसे ज़्यादा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का होता है, उससे कम ट्राइक्लोरो का, और सबसे कम एसिटिक एसिड का होता है। ऐसा क्यों होता है, तो भाई सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला ही देखना पड़ेगा स्टूडेंट। CH3COH इज़ द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके तीनों H हटाकर 3 Cl लगा देंगे, और ट्राईफ्लोरो बनाने के लिए हम इसके तीनों H हटाकर 3 क्या लगा देंगे, फ्लोरीन लगा देंगे। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देगा, यानी यहाँ पर पार्टिकल्स की संख्या, पार्टिकल्स का नंबर क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा।
यहाँ पर भी Cl खींचेगा लेकिन कम खींचेगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या है, कम है F से, तो वो कम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट जिसको बोलते हैं, कम लगेगा यहाँ और भी कम लगेगा, तो यहाँ H+ का रिलीज़ कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और CH3COH में तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पार्टिकल सबसे कम होंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स हुआ क्या कि एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ़ पार्टिकल सबसे कम है, इसमें उससे ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा है। और हमें पता है डेल्टा TF कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ कौन सी, डेल्टा TF। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा डेल्टा TF होगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किस में हुए हैं, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड में, तो डेल्टा TF इसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, ट्राईफ्लोरो, फिर ट्राईक्लोरो और फिर एसिटिक एसिड का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 32, 33 ये जो है आपके वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया, यानी आपको P0 दे दिया गया है इसमें। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व। अब देखो स्टूडेंट्स, पानी में अगर हमने ग्लूकोज डिजॉल्व कर दिया तो ये तो सॉल्यूशन बन गया, यानी हमें PS निकालना है। P0 दे दिया है, PS निकालना है, और हमें ग्लूकोज यानी सॉल्यूट का भी वेट दे दिया और सॉल्वेंट का भी वेट दे दिया। अब तो कुछ रहा ही नहीं न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स, तो वेरी सिंपल। We have applied, either you can say it is a Raoult's law for non-volatile, or you can say that it is the relative lowering of vapor pressure, both have the same thing। P0 माइनस PS हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट्स। अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान लेती हूँ तो मैं N2 को नेगलेक्ट कर सकती हूँ, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा। N2 इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, W2/M2, N1 क्या होता है, W1/M1, ठीक है। और अब हमने जब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने -1 करा, P0/PS -1 कर दिया हमने यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में ये वाला आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आपको क्या निकालना है, PS। P0 की वैल्यू आपने पुट करी, P0 की वैल्यू आपको ये दी हुई है अपॉन PS -1। अच्छा, W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 25, ठीक है। और उसके बाद में आपको W2 अपॉन क्या दे रखा है, M2, यानी ये ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट हो गया, ये ग्लूकोज का मास हो गया। M2 अपॉन हो गया आपका ये वाला W2/M1 अपॉन, सॉरी ये वैल्यू आपको पुट करनी है स्टूडेंट्स। तो W2 कितना हो गया आपका, ग्लूकोज का मास यानी 25 ग्राम। M1 कौन हो गया, वाटर का मोलिकुलर मास यानी 18 हो गया। W1 कौन हो गया, वाटर का गिवन मास जो 450 है, 450 हो गया। और M2 यानी सॉल्यूट का मोलर मास यानी ग्लूकोज का 180। सब कोई वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स, PS निकल जाएगा। अब ध्यान क्या देना है स्टूडेंट्स कि P0 आपको जिस यूनिट में दे रखा है ना, इसकी भी यूनिट वही होगी। इसकी यूनिट mmHg में है तो इसकी यूनिट भी mmHg में होगी। सिंपल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, सिंपली आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 35 सॉरी। हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है ये आपका। हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया है आपको मीथेन के लिए, ये दे दिया है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, यानी हमें X निकालना है, और आपको प्रेशर दे दिया है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, KH की यूनिट, हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट आपको mmHg में दे रखी है, यानी हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो प्रेशर की यूनिट हो ये वही KH की यूनिट है, ठीक। हमें X से निकालना है, ठीक। KH दे दिया, PA दे दिया, सिंपल न्यूमेरिकल हमारा X से निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A जिसका मोलर मास ये है, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ B जिसका मोलर मास ये है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B यानी P0 A दे दिया है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इफ़ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। आपको टोटल वेपर प्रेशर भी दे दिया है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन क्या है जनरली ना ये हमसे टोटल वेपर प्रेशर पूछते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने टोटल वेपर प्रेशर दे दिया है, तो हमारा से यही वाला फॉर्मूला लगना है। इस फॉर्मूले में हमको टोटल वेपर प्रेशर दे दिया गया है, P0 A निकालना है, X से दे दिया है, P0 B दे दिया है, X भी दे दिया।
देखो स्टूडेंट्स, मैं कह रही हूँ एक्स ए दे दिया, एक्स बी दे दिया, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स ए और एक्स बी उन्होंने हमें इनडायरेक्टली दिया है, यानी हमें इनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए सॉल्यूट का निकालने हैं, पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो ए सॉल्यूट हमारा ये रहा, ए सॉल्यूट, इसके कितने ग्राम है, 100 अपॉन मोलर मास, ऐसे ही निकालते हैं ना, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, है ना। तो ये बी के लिए हो गया, बी के लिए भी आपको यही दे रखा है, ये मोलर मास और ये यानी 1000/180 दे दिया। दोनों के मोल्स निकल गए स्टूडेंट्स, हमारे मोल्स निकल गए, तो मोल फ्रैक्शन ए का निकाला हमने। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बताओ किसके बराबर होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी के बराबर होता है। ये हमारा एन ए है, ये हमारा एन बी है, और इस तरह से हमने ए का क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन। अब हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके और हमने मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लिया, बी, यानी हमारे पास एक्स ए भी आ गया, एक्स बी भी आ गया। हमने एक्स ए की वैल्यू पुट करी, एक्स बी की वैल्यू पुट करी, पी नॉट बी पी हमें पहले से ही दे रखा है, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पी नॉट ए। तो राउल्ट्स लॉ का ही न्यूमेरिकल जैसे हम अब तक करते आए थे स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का ही था। ठीक है, अगर हमारा एक्स ए और एक्स बी हमें निकालना आ जाता है तो फिर बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल। अगला देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन, इसके अंदर हम ये वाला 38, अगेन ये भी राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है। बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन, यानी कि हमें प्योर पी नॉट बी दे दिया, पी नॉट टी दे दिया। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, यानी दे वांट आंसर वाई ए एंड वाई बी। स्टूडेंट्स ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एक्स ए एक्स बी और एक होता है हमारा वाई ए वाई बी। ये तो होता है लिक्विड स्टेट में और ये होता है वेपर फेज में। तो इन्होंने हमसे पूछा है वेपर फेज में, इफ़ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ टोलुइन। अगेन स्टूडेंट्स हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करा और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने एक्स ए की, पहले हमने एक्स ए निकाला, एक्स बी निकाला, दोनों की वैल्यू हमने पुट करी, दोनों की वैल्यू पुट करी, एक्स ए और एक्स बी निकालने के बाद में हमने ये रहा हमारा, ये हमारा निकल गया पी बी, और ये पी टोटल गलत है स्टूडेंट्स, इसकी जगह टोलुइन कर दो, ये पी टोलुइन निकल गया हमारा। यानी हमारा को पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करा है स्टूडेंट्स, पी नॉट ए और एक्स ए, देन पी नॉट बी एंड एक्स बी, और फिर हमने क्या निकाल लिया, कैपिटल पी निकाल लिया। एक्चुअली यहाँ पे हमें कैपिटल पी की ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, जिसमें पी ए हमारा कौन था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी हमारा कौन था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी था। ठीक है, इन सब की वैल्यू पुट करी हमने, तो हमें पी ए भी मिल गया, पी बी भी मिल गया। अब वाई ए का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये रहा पी बेंजीन अपॉन पी बेंजीन प्लस पी टोलुइन। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकल गया, बेंजीन का निकल गया। बेंजीन का ही पूछा था स्टूडेंट्स इन्होंने, मोल फ्रैक्शन एक ही का पूछा है हमसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन हमारा आ गया है हेनरी लॉ से रिलेटेड। The air is the mixture of number of gases. The major compounds are oxygen and nitrogen with appropriate proportion of 20% and 79% by volume. 20% oxygen है, 79% oxygen है. The water is in equilibrium with air at the pressure of 10 atmosphere. ये total pressure दे दिया है। If the Henry law constants for oxygen and nitrogen, दोनों के Henry law constant दे दिए, मिलीमीटर में दे रखे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अगेन हमें पता लग गया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पी ए इज़ इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, क्योंकि प्रेशर और के एच की यूनिट कैसी है, सेम है। कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर। देखो स्टूडेंट्स, कॉम्पोजिशन वर्ड देते हैं ना, हमें पता ही नहीं लगता निकालना क्या है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें XO2 और XN2 निकालना है। और एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट यहाँ पर इस फॉर्मूले में कि इन्होंने हमें ना तो PO2 दिया है और ना ही PN2 दिया है। इन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया ही नहीं है, हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 20% दे रखा है तो 20/100, और टोटल प्रेशर कितना है, 10 एटमॉस्फेयर।
ये एटमॉस्फेयर में निकल गया। इन द सेम वे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का भी निकल गया एटमॉस्फेयर में। अब फिर क्वेश्चन में ट्विस्ट है स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट दिया गया है वो हेनरी कांस्टेंट मिलीमीटर में दिया है, और यहाँ प्रेशर किस में दे रखा है एटमॉस्फेयर में, तो हम एटमॉस्फेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर्स को हमने किस में बदल दिया, mm में। नाउ वी हैव टू बोथ वैल्यूज PO2 एंड PN2 एंड वी अप्लाई द सिंपल फार्मूला PO2 इज इक्वल टू KH इंटू XO2 एंड PN2 इज इक्वल टू KH इंटू XN2। ठीक है, XO2 हमें निकालना है, XN2 हमें निकालना है, दोनों के KH दे दिए हैं, PO2 PN2 हमने निकाल लिए हैं। तो इस तरह से हमारे XO2 और XN2 निकल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे वांट ऑफ फैक्टर के हैं, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो इस दिस ईयर स्टूडेंट्स द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो वी हैव टू डू प्रैक्टिस अबाउट देम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट विद इट्स वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के लिए, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट वाई एंड वाई बी। अब बताइए स्टूडेंट्स, वाई और वाई बी का मतलब क्या था, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस ऑफ ए कॉम्पोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, यानी कि वाई एंड वाई बी इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। इज़ अ वेरी क्या कहना चाहिए, क्वेश्चन इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को हमने पानी में डिज़ोल्व करा है रूम टेम्परेचर पर, सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, सॉल्यूशन थोड़ा ठंडा लगता है, इट मीन्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई है। और हमें पता है स्टूडेंट, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी का डिज़ोल्यूशन, सॉरी शुगर का डिज़ोल्यूशन कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा भाई, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी हॉट वाटर में, यानी कि इसका ऑप्शन आ गया डी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो अपने चैप्टर में पढ़ा वो हेनरी लॉ में पढ़ा था ये, लेकिन हेनरी लॉ गैसेस के लिए था और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही थी। यहाँ रिवर्स है, यहाँ पर हम गैसेस के लिए बात नहीं हो रही, सॉलिड के लिए बात हो रही है, शुगर के लिए। अच्छा चलिए नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, यस मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जब कभी भी इक्विलिब्रियम होता है तो उस समय में रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमने पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी के अंदर बात, तो ये वही बात आ रही है, जैसे ही इक्विलिब्रियम वर्ड आया तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस ए सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, प्रेसिपिटेशन ऑफ ए टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडिड टू द, हमने कहने का मतलब ये है कि हमने कंटेनर लिया है और उसमें हमने ए डाल रहे हैं, और अब ए का सॉल्यूशन है ये ए सॉल्यूट का, और हम इसमें ए डालते जा रहे हैं तो ए का प्रेसिपिटेट बन गया। इट मीन्स वो सॉल्यूशन अब बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, यानी वो सॉल्यूशन अब हमारा कैसा हो गया है, सुपर सैचुरेटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड। देखो स्टूडेंट्स कितना इन्होंने इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करा है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली वो सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, और सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड सॉल्यूट को अगर हम लिक्विड में मिलाते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। तो स्टूडेंट्स अगर तो गैस होता तो वो डिपेंड करता टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सब पे डिपेंड करता। लेकिन चूँकि ये सॉलिड है तो सॉलिड तो कॉम्प्रेसिबल है नहीं, यानी उन पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यानी कि उसके ऊपर तो इन तीन का इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा डज नॉट डिपेंड, जिस पर डिपेंड ना करे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सी प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड
जो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग होते हैं उनकी ब्लड में और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। स्टूडेंट्स हेनरी लॉ में पढ़ा था हमने कि अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। अब जो हाइट पे रहते हैं, जो लोग हाइट के ऊपर रहेंगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, यानी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में और टिश्यू में कम हो जाएगी। इट इज़ दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। 7th क्वेश्चन, considering the formation, Beaker breaking and strength of hydrogen bond, predict which of the following mixtures will show positive deviation। आप बॉन्ड के आधार पे बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। स्टूडेंट्स रिकॉल करिए कि जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उस समय में ए एंड बी जो होते हैं दे विल बी स्ट्रॉन्गर देन ए बी। ठीक है ना, फोर्सेस ए बी फोर्स वीक होंगे तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी ए बी के फोर्सेस वीक होंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तभी वो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव। तो हमें ये देखना है जो जितने भी इन्होंने कॉम्बिनेशंस दिए हैं ए बी सी डी, इसमें हमें ये देखना है कि इनको मिलाने के बाद किस में फोर्स वीक होंगे। तो स्टूडेंट देखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में तो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनेंगे, नाइट्रिक एसिड और वाटर में भी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनेंगे, एंड फिनॉल और एनिलिन में भी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनेंगे। यहाँ क्या है स्टूडेंट्स कि मीथेनॉल में एच बॉन्ड थे, लेकिन जब हम एसीटोन डालेंगे तो एच बॉन्ड वीक कर देगा उसके, यानी कि ए बी फोर्सेस वीक होंगे। किस केस में, ए केस में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कौन था, याद करिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम था, के बी है ना। तो के बी की यूनिट निकालनी है तो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो बताइए डेल्टा टी बी की यूनिट क्या हो गई हमारी, केल्विन, और स्मॉल एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मोल, या किलोग्राम पर मोल को मोलैलिटी भी कह सकते हैं, तो मोलैलिटी इनवर्स हो गया, तो ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। एन अनराइप मैंगो यानी कच्चा आम हमने कंसनट्रेटेड सॉल्ट में डाल दिया अचार बनाने के लिए, तो वो श्रिंक हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। और यहाँ पे जो घटना घटित हुई है स्टूडेंट्स, वो वाली घटना होगी हमारी, सॉरी मैंने गलत लिख रखा है, वो घटना हमारी होगी यस एक्सऑस्मोसिस। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, जो सॉल्वेंट होता है दैट विल बी मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, और मैंगो के अंदर, मैंगो जो है वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे मैंगो है और मैंगो को हमने नमक के पानी में डाल दिया है, नमक में डाल दिया है मैंगो को, तो यहाँ कंसंट्रेशन हाई हुई ना, समझ में आ गई बात। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा इसके अंदर, लो से हाई की तरफ होगा, यानी मैंगो में से जो भी इसके अंदर लिक्विड होगा वो बाहर आ जाएगा, जूसेस जो भी होंगे वो बाहर आ जाएंगे और ये श्रिंक हो जाएगा। ऑस्मोसिस के अंदर स्टूडेंट्स जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो लो से कहाँ होता है, हाई की तरफ होता है। ठीक है, तो मैंगो का कंसंट्रेशन लो है और नमक के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हायर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT, मीन्स ज़्यादा कंसनट्रेशन तो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, विच, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, गलत कौन सा है इनमें से स्टूडेंट्स। हम एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला पढ़ा, 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के 2 अलग अलग सॉल्यूशन हैं, उनकी मोलैलिटी ऑफ सेम मोलैलिटी, उनकी मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन कैसी है, सेम, इन डिफरेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अलग अलग हैं, द सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा, हमने फॉर्मूला लिखा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम, यही लिखा हमने। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सॉल्वेंट अगर बदल जाए, मोलैलिटी सेम है, यानी कि मोलैलिटी तो सेम हो गई, तो बताओ डेल्टा TF किस पर डिपेंड करेगा, KF के ऊपर डिपेंड करेगा।
और के एफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हम अलग अलग सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट अलग लेंगे तो भाई के एफ अलग हो गया, के एफ हो गया तो डेल्टा टी एफ भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वो कह रहे हैं कि डेल्टा टी एफ सेम है। तो भाई डेल्टा टी एफ तो तभी सेम होगा जब सॉल्वेंट भी सेम हो और मोलैलिटी भी सेम हो। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया है कि मोलैलिटी तो सेम है लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग है, तो के एफ अलग हो गया तो डेल्टा टी एफ भी अलग होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एटमॉस्फेयर यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। यस, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है वही यूनिट किसकी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, रिकॉल करिए, लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, हाई की तरफ जाएंगे ऑस्मोसिस में, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में कहाँ जाएंगे, हाई से लो की तरफ। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू सेमी परमेबल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, नहीं हायर टू लोअर, तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट हमारा। तो बी स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच। भाई के एच टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, और एक और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज, के एच जो होता है स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो के एच जितना ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो बी स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमें फिगर को देखना है स्टूडेंट्स। पहले ये फिगर है हमारा, यहाँ पर आप देखिए दो कंपार्टमेंट बने हुए हैं। पहले कंपार्टमेंट में फ्रेश वाटर है जिसकी कंसंट्रेशन कम है, दूसरे के अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, और हमने इसके ऊपर पिस्टन लगा रखा है। ये ए है कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट बी है, बीच में एसपीएम है, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बात, ठीक है, द वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा इफ़ द प्रेशर इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन बी। यस, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और अगर वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो मूवमेंट जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी लो से हाई की जगह हाई से लो की तरफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताने हैं आपको स्टूडेंट्स। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन मिक्सचर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन AABB टाइप आर नियरली सेम एज, ठीक है। यस, ये दोनों सॉल्यूशन तो आइडियल होते हैं, तो ये सारे फोर्सेस इक्वल होंगे। इन इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AA और BB टाइप इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AB, ये भी ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, तो यहाँ पे ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं क्योंकि इन मैच बॉन्ड बन जाएंगे। 3 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। अब देखें क्या कह रहे हैं ये। सॉल्यूशन B एंड C विल फॉलो राउल्ट्स लॉ। नो, राउल्ट्स लॉ को आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन कौन है, A, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। B, सॉल्यूशन A विल फॉलो राउल्ट्स लॉ। यस, A राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, 2 बीकर्स ऑफ कैपेसिटी 500 ml, 2 बीकर हैं 500 ml के। One of these beaker is labeled as A was filled with 400 ml water, whereas the beaker B labeled is filled with 400 ml of 2M solution of NaCl at the same temperature. Both the beakers were placed in a closed containers of the same material and the same capacity as shown in figure. ये रहा स्टूडेंट्स, यहाँ वाटर है और यह सोडियम क्लोराइड है। At a given temperature, which of the following statement is correct about the vapor pressure of pure water and that of NaCl solution?
ठीक है स्टूडेंट्स, एक में पानी भरा हुआ है और एक में NaCl प्लस पानी भरा हुआ है, ठीक है। और NaCl कैसा सॉल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि सॉलिड हो गया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया। तो क्या बात ठीक है इसमें से, वेपर प्रेशर ऑफ इन कंटेनर ए इज़ मोर देन कंटेनर, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट है, ये कैसा है, वॉलेटाइल है, और यहाँ पर ये क्या है, सॉल्यूशन है, और इसमें नॉन वॉलेटाइल भरा हुआ है, तो इसका वेपर प्रेशर तो कम होगा, यानी इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सिंपल क्वेश्चन। 23 इफ़ टू लिक्विड्स A and B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किस में बनते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डेविएशन में बनते हैं। देन क्या होगा भाई, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, AA BB आर स्ट्रॉन्गर देन AB, ठीक है। AB इंटरेक्शंस आर वीकर देन दोज बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 4 लीटर ऑफ 0.02 m aqueous solution of NaCl is diluted by adding 1 liter of water. The molality of resultant solution is, students we will apply this formula, m1v1 is equal to m2v2। तो यहाँ पर आपको NaCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी कंसनट्रेशन है 0.02 m और इसका वॉल्यूम है 4 लीटर। m1v1 की वैल्यू पुट कर दी, m2 की वैल्यू इन्होंने हमें निकालनी है, ठीक है, और V2 इन्होंने हमें 1 लीटर दे दिया है। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो सॉल्व करने के बाद हमें इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को हम अगर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ जाएगा 0.016। क्वेश्चन नंबर 24, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यस है मिस्टेक। हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, ये जो 4 लीटर सॉल्यूशन था इसमें हमने 1 लीटर पानी और डाला, तो टोटल वाटर कितना हो गया 5। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, m2 निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.016। नेक्स्ट देखिए 25th क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है स्टूडेंट्स। हमने एसीटोन में मीथेनॉल मिलाया है स्टूडेंट्स, याद रखो मीथेनॉल में H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसीटोन मिलाओगे तो वो वीक हो जाएंगे, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डेविएशन। द स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिथेनॉल मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग, यस पॉजिटिव डेविएशन में कौन से बनेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेंगे, एंड दे विल शो पॉजिटिव, ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए स्टूडेंट्स, KH की वैल्यू दे रखी है, आर्गन, CO2, HCHO और CH4। ये पहली गैस है, ये दूसरी है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो वो कह रहे हैं गैस अंडर देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल फार्मूला लगाना है, सॉल्युबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ KH, जिसकी KH की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो सबसे कम वैल्यू तो हमें ये नज़र आ रही है, यानी HCHO की नज़र आ रही है, यानी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी, HCHO की हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कौन सी नज़र आ रही है, सबसे कम वैल्यू ये वाली नज़र आ रही है, यानी कि CH4 की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद में यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें आर्गन की नज़र आ रही है, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी, आर्गन की। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में जो ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन ठीक है। अब तक हमने जो MCQ करे थे स्टूडेंट्स, उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था, यहाँ 2 ऑप्शन हो या उससे ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं।
तो ये कंपैरेटिवली थोड़े टफ पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट फिक्स्ड वॉल्यूम द लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट? तीनों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पे भी। तो अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे। तो हमारे ऑप्शन हो गए फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ए बी करेक्ट हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर नियरली सेम स्ट्रेंथ एज दोज बिटवीन टू टोलुइन मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, सेम है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कौन सी बात ठीक नहीं है? तो भाई आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच ज़ीरो होता है, ये भी ठीक है, डेल्टा भी ज़ीरो होता है, ये भी ठीक है। दे विल फॉर्म मीनिंग, नो, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रोप्स नहीं बनाते, तो ये गलत हो गया। दे विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ये भी गलत है क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सी और डी दोनों गलत हो गए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ भाई, दिस मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, केवल नंबर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ। दोनों ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 सिलेबस से हट गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस अगर हैं तो भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसनट्रेशन सेम है। कंसनट्रेशन सेम है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, उनका सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कंसनट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, के बी इंटू एम, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। अगर कंसनट्रेशन सेम है तो भाई टी बी भी, डेल्टा टी बी भी सेम होगा और डेल्टा टी एफ भी क्या होगा, सेम होगा, दोनों ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी सॉल्यूशन मिक्सचर्स विल हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला। लिक्विड और वेपर फेज में सेम कॉम्पोजिशन होता है एजियोट्रोप्स का, और एजियोट्रोप्स बनेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, यानी यहाँ हमें वो पेयर सेलेक्ट करना है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का है। बेंजीन एंड टोलुइन आइडियल है, हेक्सेन हेप्टेन आइडियल है, वाटर नाइट्रिक एसिड जो है नॉन आइडियल है, वाटर इथेनॉल भी कैसा है, नॉन आइडियल है, यानी कि इसका आंसर हो गया बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 33, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो भाई उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी सेम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो अलग हो सकते हैं लेकिन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओवरऑल उनकी कंसनट्रेशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यानी कंसनट्रेशन सेम होनी चाहिए। सॉल्यूट कोई भी हो, सॉल्वेंट कोई भी हो, लेकिन ओवरऑल कंसनट्रेशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 34, for a binary ideal liquid solution, the variation of total vapor pressure versus composition of a solution in given curves। भाई स्टूडेंट्स बहुत आपको टफ लगेगा। बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन ना, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं मीन्स राउल्ट्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो हमें ये कर्व माइंड में आ जाना चाहिए। यहाँ क्या आता है, प्रेशर, और यहाँ क्या आता था, एक्स भी आता था। तो भाई एक तो ये कर्व आ गया, देखो ये एक्स आ गया और यहाँ पी आ गया, यही कर्व आ रहा है हमारा शेप। दूसरा एक कर्व स्टूडेंट्स ये डी वाला भी हो सकता है। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है किसका कम है। ये यहाँ पे जैसे इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये कर्व ऐसे आ गया, अगर यहाँ इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता तो ये कर्व ऐसे आ जाता है। तो दोनों कर्व्स की शेप तो सेम ही है ना, स्ट्रेट लाइन है दोनों की, एक की ऐसे आ रही है और एक की ऐसे आ रही है तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन का। क्वेश्चन नंबर 35,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जर्व व्हेन, कब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब ऑब्जर्व होगी स्टूडेंट्स, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम वॉलेटाइल लिक्विड में घोलेंगे या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड को हम वॉलेटाइल लिक्विड में घोलेंगे। यानी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, लिक्विड और वॉलेटाइल, और जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो टफ हैं वही एक्सप्लेन करूँगी, सारे नहीं एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। कंपोनेंट्स ऑफ अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी, दो लिक्विड है ए एंड बी, बीइंग सेपरेटेड बाय द distillation, sometimes separation of components stopped and the composition of vapor phase phase। अभी हमने बात करी स्टूडेंट्स कि वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का कॉम्पोजिशन सेम हो गया। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, और उनको बोथ द कंपोनेंट स्टार्टेड कमिंग इन डिस्टिलेट, मतलब कि दोनों को हम डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर रहे। हमने क्या करा स्टूडेंट्स, एक लिक्विड था, मिक्सचर है जिसमें ए भी है और बी भी है, हमने इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद ए और बी दोनों ही कौन सी स्टेट में आ गए, वेपर स्टेट में आ गए। देन हाउ कैन वी सेपरेट दैम, हम उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते। मीन्स दे, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें हिंट करा है, क्लू दे रहे हैं वो अब रिगार्डिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, दे आर टॉकिंग अबाउट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 इज अगेन वेरी मच ट्रिकी। एक्सप्लेन वाई ऑन डाइल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl टू 1 लीटर ऑफ वाटर। हमने पानी लिया और पानी में क्या मिलाया, NaCl, दिस इज़ द केस नंबर 1, और हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। दूसरा केस लिया हमने, और दूसरे केस में हमने मिथाइल अल्कोहल को मिलाया पानी में, हमने किसको मिलाया, CH3OH को किस में मिला दिया, पानी में मिला दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ऐसा क्यों, देखो स्टूडेंट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। NaCl कैसा था स्टूडेंट, सॉलिड था, नॉन वॉलेटाइल था। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर हम तो CH3OH मिला रहे हैं, लिक्विड है, अल्कोहल है, सबको पता है वॉलेटाइल होता है, दोनों वॉलेटाइल हो गए, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्वेश्चन नंबर 38, लाइक डिजॉल्व्स लाइक के बेस पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट। भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई एक जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे तो घुल जाएंगे। पोलर डिजॉल्व्स, पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स, नॉन पोलर इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, मैं नहीं समझती, इसको समझाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 39 इज़ ऑल्सो सिंपल, 11th बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, मैंने थ्योरी की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 42 इज़ रिलेटेड टू हेनरीज लॉ एप्लीकेशन, अगेन यू कैन डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 43 इज़ सिंपल, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो ये वाला है दिस टॉपिक 44 जो है ये आप कह सकते हो, दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जब स्नोफॉल होता है, हिल स्टेशंस पे स्नोफॉल होता है और रोड ब्लॉक हो जाती है आइस की वजह से, तो हम उसमें सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। सोडियम क्लोराइड कौन है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसके डालने से डेल्टा TF बढ़ेगा, डेल्टा TF बढ़ेगा यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये बर्फ़ मेल्ट होने लग जाएगी और वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 भी आपको कराने की ज़रूरत नहीं है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, आप कर सकते हो, एंड देन इसका एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग टाइप में बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप ये देख लीजिए, सारी टर्म सिंपल हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कौन सी फेज़ में होंगे, लिक्विड फेज़ में होंगे, हाइपरटोनिक भी है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है 48 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ये भी आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे सोडा वाटर है, कॉलम को मैच करना है, सोडा वाटर है हमारा, तो वो किसके रिलेटेड होगा, बताओ। सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है लिक्विड के अंदर,
तो ये इससे ई हो गया इसका ऑप्शन। शुगर सॉल्यूशन जो है इसमें सॉलिड है, सॉल्यूट आपका ये हो जाएगा। इस तरह से आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो हमने वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस करे थे ना, जो हमने 9 टाइप्स के करे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। दीज आर ऑल्सो वेरी मच सिंपल, यू कैन ईजीली आप इनको कर सकते हो। नाउ कम टू द असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपके लिए इस साल सबसे टफ जो पढ़ेंगे ना वो यही क्वेश्चन, क्योंकि ना इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हम ऑप्शंस को समझते हैं स्टूडेंट्स कि इन्होंने हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न करेक्ट। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है। असर्शन एंड रीज़न दोनों ठीक है, लेकिन रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। असर्शन ठीक है लेकिन रीज़न गलत है। असर्शन एंड रीज़न दोनों ही गलत हैं। असर्शन गलत है लेकिन रीज़न ठीक है। तो ये हमारे पास 5 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, सोचना है और फिर हमें आंसर करना है। असर्शन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। यस, मोलैरिटी इज इक्वल टू A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई V and V is directly proportional to T। ठीक है, assertion is correct। reason, the volume of solution changes with temperature। ये चेंज है, यानी assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, और reason assertion को explain भी कर रहा है, यानी ऑप्शन A आ गया। क्वेश्चन नंबर 52, पहले आप अपना दिमाग लगाकर अपना आंसर बना लो और फिर उसको आप सेलेक्ट करोगे तो वो बेटर रहेगा। When methyl alcohol is added in water, boiling point of water will increase। No, boiling point water will decrease। तीसरी बार एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी वीडियो में मैं आपको। कह रहे हैं when a volatile solute is added in volatile solvent, elevation, दोनों ही गलत हो गए भाई। assertion and reason both are incorrect, दोनों रीज़न गलत हो गई है। 53, NaCl को पानी में मिलाते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज। यस, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए आ गया। असर्शन, व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट, SPM की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वो ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। पासिस थ्रू फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। यस, लो कंसनट्रेशन से कहाँ जाएंगे, हाई की तरफ जाएंगे। ठीक है। रीज़न, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स। भाई डिफ्यूजन का इससे क्या मतलब है, ये तो ऑस्मोसिस का फिनोमेना है, डिफ्यूजन का है ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पर आपका आ जाएगा कि असर्शन तो ठीक है लेकिन रीज़न कैसा है, गलत है। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स कुछ ये आपके यहाँ पे थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चन है, थोड़े बहुत, वैसे तो लेंदी क्वेश्चंस में आते हैं ये वाले आपके, लेकिन मैं आपको फिर भी 1-2 क्वेश्चन समझाना चाहूँगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 56 है, राउट्स लॉ, यूजिंग राउट्स लॉ एक्सप्लेन हाउ द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन फॉलोइंग सॉल्यूशन। एक तो वो इसकी बात कर रहे हैं, दोनों स्टूडेंट्स लिक्विड है यानी दोनों वॉलेटाइल है, यानी हमें राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल के बारे में बात करनी है। NaCl इन वाटर सॉलिड लिक्विड में है, इट मीन्स हम राउट्स लॉ फॉर किसके लिए कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनके लिए डेरिवेशन करने हैं, तो ये डेरिवेशन करे हुए हैं आपके, ये पहले के इसमें करा हुआ है वॉलेटाइल का, ये नॉन वॉलेटाइल का करा हुआ है, तो देख लेना आप लोग स्टूडेंट्स। Why is it not possible to obtain pure ethanol by fractional distillation? What general name is given to binary mixture which show deviation from Raoult's law and whose components cannot be separated by fractional distillation? How many types of these? बहुत simple question है भाई. They are talking about azeotropic mixtures, and azeotropic mixtures cannot be separated by fractional distillation because their boiling point becomes constant. There is no difference in boiling point of two components of a mixture. And these are of two types, minimum boiling azeotropes and maximum boiling azeotropes। ठीक है, ऑस्मोसिस की इम्पॉर्टेंस बतानी है, यू कैन डू इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने सॉल्यूशन चैप्टर की जो थोड़े से न्यूमेरिकल रहते थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और अब हमने सॉल्यूशन के सभी
टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जिसमें एमसीक्यू टाइप भी आ गए, असर्शन रीजनिंग टाइप भी आ गए, एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और जो हमारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स थे वो भी हमने कर लिए हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी सॉल्यूशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।